नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी में मेहनत कर रहे होंगे जोरों शोरों के साथ। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रभात आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस सॉल्व पेपर है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने दिल्ली पुलिस का जो रीजनिंग पूछी गई थी 25 क्वेश्चन प्यारे बच्चों कर लिए थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बड़ी आसान लगी होगी और चीजें पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं आप जो है इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल रीजनिंग में उतना पढ़ना है जितना पूछा जाता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, ताकि हम पेपर में बैठे और जो है मैथ और रीजनिंग दोनों के टोटल पूरे 40 के 40 क्वेश्चन स्कोर कर पाए। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 के साथ। कल हमने 75 तक कर लिया था, जिसमें रीजनिंग हमने फिनिश कर ली थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कोई भी अवैध मत नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित मतदान किया गया। इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछ ली। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो, बहुत ही ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ते हुए रोक रोक कर चीजों को समझने की कोशिश करना, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए, हमें एक बात तो पता चली प्यारे बच्चों कि इस चुनाव क्षेत्र में दो लोग हैं, आर और एस। कह रहे कि आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर जो है एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। आर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आर जो है चुनाव जीतता है कितनी वोटों से। उतनी वोटों से जीतता है दोस्त कि जितनी वोट एस को मिली है उसका अगर मैं 1/4 कर दूं तो उतनी वोट से आर चुनाव जीतता है। तो हमने मान लिया कि एस को 4 वोट मिली। एस को कितनी वोट मिली? 4 वोट मिली, क्योंकि हमें इस 4 का 1/4 भी करना है। 4 का कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हो, यहाँ पे 4 दे रखा है तो चार चार ले लो, या 4 का कोई मल्टीपल ले सकते हो। लेकिन डाटा आसान रखना है ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। तो हमने मान लिया कि एस को 4 वोट मिली, तो 4 का 1/4 कितना होगा? आप कहोगे सर 1 होगा। तो इसका मतलब आर कितनी वोटों से जीता? 1 वोट से जीता। आर कितनी वोटों से जीता? 1 वोट से जीता। तो इस बात का मतलब आर को फिर मिली कितनी वोट? आप कहोगे सर 5 वोट आर को मिली। आप कहोगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कोई भी अवैध मत नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान किया गया। भाई आर को कितनी वोट मिलती है? 5 वोट मिलती है आर को। कुल मत कितनी है? अगर आर को 5 मिली, एस को 4 मिली, तो कुल वोट कितनी है? 9। तो 9 में से 5 वोट आर को मिलती है। और क्वेश्चन में पूछा गया कितना परसेंट मिला दशमलव के 2 स्थान तक, बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा और 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है प्यारे बच्चों 11.11% लगभग में। तो उसका 5 गुना हमें करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर 5 गुना करने हैं तो 55.55 होगा परसेंट लगभग में। ठीक है ना? तो 55.55 के नजदीक सबसे ज्यादा ऑप्शन यही है। तो आंसर हुआ प्यारे बच्चों आपका ए ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज के हिसाब से हमें काम करना था और कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में। ठीक है, नया कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कहने का मतलब ये हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा एक नंबर सिस्टम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से पूछा गया था। और ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि 4 अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। कह रहा कि अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, लास्ट वाला नंबर वो पूछ रहा है। तो हमारे पास कितने नंबर है भाई? 4 नंबर है। और ये चारों के चारों असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि पहली 3 संख्याएं, इनका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो 30 है। लास्ट की 3 संख्याओं का प्रोडक्ट 165 यानी कि 165 है। और ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी है? प्राइम नंबर है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, 30 को देख के इसके अंदर 5 छिपा हुआ है, क्योंकि 5 से पूरा पूरा घटेगा।
अब जो ये 165 है इसके अंदर भी 5 छिपा हुआ है, क्योंकि 165 का इकाई अंक 5 है, तो 5 तो इधर भी है और 5 इधर भी, यानी कि 5 दोनों में कॉमन है। इस बात का मतलब ये हुआ। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है। अब 5 तिये 15, 15 दूनी 30, यहाँ प्रोडक्ट 30 आ गया। 5 इसके अंदर भी है, तो 5 तिये 15, 15 की मल्टीप्लाई किस में करूं कि 165 बन जाए? आप कहोगे 11 में कर दो। तो 5 तिये 15, 15 गुणा 11 यानी कि 165 आ चुका। तो अंतिम संख्या जो होगी हमारी, लास्ट नंबर जो होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 11 आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने भी कई बार पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 78। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। 78 में कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रम से 12,260 और 12,873 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई, ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तो बात हमें पता लगी, क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये बात हमें क्लियर हो चुकी क्वेश्चन को पढ़ते ही। अब ये कह रहा है कि 2 साल बाद ये जो धनराशि है, ये 2 साल बाद 12,260 रुपए हो जाती है, और 3 साल बाद ये 12,873 हो जाती है। कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा जिसका हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट पी है हमारा, शुरुआत में पी है। अब ये 2 साल बाद कितना हो चुका, ये क्वेश्चन में दे ही रखा हमें कि 2 साल बाद ये 12,260 रुपए हो गया। और यही प्रिंसिपल अमाउंट पूरे 3 साल बाद कितना हो गया भाई? यही प्रिंसिपल अमाउंट पूरे 3 साल बाद हो जाता है 12,873। यही कह रहा है क्वेश्चन में, जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी कि कोई धन था, कोई धनराशि थी, हमने मान लिया पी था प्रिंसिपल अमाउंट। ये ठीक 2 साल बाद 12,260 रुपए हो जाता है, और 3 साल बाद 12,873 रुपए हो जाता है। क्लियर है बात यहां तक? अब आप मुझे ये बताइए, इनके बीच में गैप कितना है? आप कहोगे ये पूरा गैप 3 का है, और यहाँ पे ये गैप 2 का है, तो 3 में से 2 कम करोगे तो यहाँ पे 1 साल का गैप है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान होता है। और हम ये बात भी जानते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी समान होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 12,260 रुपए 1 साल बाद 12,873 रुपए हो गए। तो इसका मतलब 1 साल का यहाँ पे ब्याज मिला होगा जो इसके अंदर जुड़ा होगा, तभी तो जाके ये हुआ। आप कहोगे यस सर। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला प्यारे बच्चों, मैं यहां से निकाल लूंगा। 12,873 में से 12,260 को मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना? 7 में से 6 कम कर दोगे 1, और 8 में से 2 कम कर दोगे प्यारे बच्चों 6। तो 613 रुपए का ब्याज मिला 1 साल में। 613 रुपए का ब्याज मिला 1 साल में। अब 1 साल में 613 रुपए का जो ब्याज मिला वो 12,260 रुपए पर मिला होगा। 12,260 रुपए का 1 साल में 613 रुपए का ब्याज मिला, तो परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो गुणा 100। इतना और काम करना है, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 छिक 12, क्या ये 20 बार निकट गया पूरा पूरा? है ना, 2 तिये 6 और 20 पंजे 100, तो आंसर कितना आया? 5%। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो चुकी होगी, और आंसर है प्यारे बच्चों हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आपको डायरेक्ट करना था कि 2 और 3 1 साल का अंतर है बीच में, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही लेना था। डायरेक्ट आपको ये लिखना आना चाहिए प्रैक्टिस के बाद। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। और ये इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैं तो ये मानता नहीं कि जिसमें गणित आए और उसमें सवाल ना पूछा जाए। आप प्रीवियस उठा लेना यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। समझ रहे बात को? तो दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है अब की बार हमारा डिस्काउंट का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। समझिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 6750 रुपए है, तो छूट ज्ञात कीजिए कि डिस्काउंट कितने रुपए दिया गया। ये क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पूछ रहा है। ठीक है, अब बात को समझना भाई। डिस्काउंट हमें दिया गया 10% का। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच की कहानी होगी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की कहानी होगी।
उसी प्रकार डिस्काउंट हमेशा एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच की कहानी बनती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10% का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। तो 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 10 रुपए का सामान कितने में बेच दिया? आप कहोगे सर 9 रुपए में बेच दिया। तो डिस्काउंट दिया कितने का? 10 रुपए का सामान अगर 9 रुपए में बेच दिया तो डिस्काउंट दिया कितने का? 1 का। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों में निकालनी है। अब 10 रुपए का सामान ये क्या है? एमआरपी है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? सेलिंग प्राइस है। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कि हमने इसको 6750 रुपए में बेचा। तो 9 यूनिट की वैल्यू 6750 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, 9 सते 63, कितना बच गया? 4, 9 पंजे 45। तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू वो पूछ रहा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 750 रुपए। तो जो डिस्काउंट दिया गया वो 750 रुपए का दिया गया, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया। क्लियर है बात? यहां तक क्वेश्चन आसान था। यही लेवल है दिल्ली पुलिस का। इसे में आपको पूरे में से पूरे स्कोर करने हैं, बशर्ते आप चीजों को ध्यान से और समझते रहे, पढ़ते रहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे को दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो मैं भाई आपको एक सिंपल सी एक बात कह दूं, दिल्ली पुलिस के हिसाब से मत पढ़ना कभी भी। पता चला कि आपने इतने इजी इजी क्वेश्चन ही पढ़ गए चले गए, और पता चला इस बार जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। तो हमेशा एक अच्छी तैयारी करके ही अपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बैठना। समझ रहे बात को? अगर आप यूपीएसआई लेवल की तैयारी करते हो तो कांस्टेबल तो सारे पार हैं। समझ रहे बात को? तो इस लेवल की तैयारी करो हमेशा, छोटे एग्जाम तो क्लियर ही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 80, जो कि हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 840 रुपए में बेचता है। तो भाई यहाँ पे हमें बता रखा कि प्रत्येक को 840 रुपए में बेच दिया, यानी कि प्रत्येक का एसपी सेम है। वह पहली वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस कह रहा है, और उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत निर्धारित कीजिए, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। तो ये प्यारे बच्चों मैं कई बार क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि जब जब एसपी सेम होगा किन्हीं भी दो आर्टिकल का, जब जब एसपी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, समान होगा, कांस्टेंट होगा किन्हीं भी दो आर्टिकल का। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, और पहले आर्टिकल को हम x% के फायदे पर बेच दे, दूसरे आर्टिकल को हम x% के लॉस पर बेच दे। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी अगर सेम है तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। हमेशा क्या होगा दोस्त? लॉस होता है, हानि होती है हमेशा। प्रॉफिट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, x² बटा 100%। इतना काम करना है बस केवल। तो यहाँ पे सवाल में साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया कि प्रत्येक को 840 रुपए में बेचता है, तो इसका मतलब प्रत्येक का एसपी सेम है। एक को 20% के फायदे पर बेचा गया, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। तो जाहिर सी बात है 20 का स्क्वायर 400, 400/100 4% की हानि होगी। यानी कि सी ऑप्शन प्यारे बच्चों इस टाइप का इस सवाल का उत्तर है। और ये केवल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछे गए क्वेश्चन, ये प्यारे बच्चे यूपीएसआई में भी पूछे गए 2021 और 2017 में। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, ये चलता रहता है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए और आंसर बताइए। तो ऐसे सवाल को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप डायरेक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट किया करो इस तरीके से। जैसे कि 36 18, 7 दूनी 14, 18 और 14 बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ दो। 7 दूनी 14, 36 18, 18 और 14 कितना हो गया? 32। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा दोस्त एलसीएम उनका प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एलसीएम क्या बनेगा? 7 के 21 बनेगा। बात समझ में आई यहां तक? अब यहाँ पे बीच में बटे का निशान है, अपॉन है, तो यहाँ पे भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट ही करने वाला हूं। 20 × 20 और 36 18, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बीच में माइनस है। 20 × 20 और 36 18, 20 में से 18 कम कर दोगे 2, 20 में से 18 कम करोगे 2, और 2/6 × 20 120, तो उल्टा कर दोगे
120/2, 120/2। देखिए 6 और 20 का जो एलसीएम है वो आप जो है 60 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने की सलाह दी है। तो जब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब तब हमेशा एलसीएम प्रोडक्ट लेकर चलोगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम 7×3=21 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कर सकते हो 36×18, 7×2=14, 32/21 आ गया। यहाँ पे भी मैं एलसीएम प्रोडक्ट लूंगा तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट ही करूंगा। इसका मतलब 20 × 20, 20 × 20 36×18, तो 20 में से 18 कम करोगे, 2/120 उल्टा कर दोगे, 2 से काट दोगे, 2×6=12, 60 आ गया। 3 से काट दोगे, 3×7=21, और 3×2=6, 20। तो ये आ गया आपका 32×2=64, 640/7 आ गया मेरे बच्चों। आसान तरीका बताया, बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है, फंसना नहीं है हमें एलसीएम एलसीएम के चक्कर में। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करो और एलसीएम भी प्रोडक्ट बनेगा फिर हमेशा। क्लियर है बात यहां तक? आंसर हुआ इसका सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 82। अब 82 में क्या कह रहा है, देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82, ये क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 रुपए और 5 वर्षों में 1875 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछ ली। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है कि 3 वर्षों में 1725 और 5 वर्षों में 1875। तो 5 वर्षों में कितनी हुई भाई? 1875 रुपए बन जाती है। 3 वर्षों में कितनी बनी? 3 वर्षों में बनती है 1725 रुपए, 1725 रुपए। और प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज इक्वल होता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, 5 साल बाद 1875 रुपए हो जाता है कोई मूलधन, 3 साल बाद हो जाता है 1725। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2 का, यानी कि 2 वर्ष। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया प्यारे बच्चों? 75 में से 25 कम करोगे, 50, 150 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल का जो ब्याज आया वो 150 रुपए है, यानी कि 1725 रुपए पर 2 साल का ब्याज 150 रुपए जुड़ने के बाद 1875 बना होगा। अगर 2 साल का ब्याज 150 रुपए है दोस्त, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहोगे 75 रुपए होगा 1 साल का ब्याज। क्लियर है मेरी बात? 1 साल का ब्याज 75 रुपए होगा। अगर 1 साल का ब्याज 75 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 साल का ब्याज होगा प्यारे बच्चों, 3×5=15, 3×7=21 और 1=22, यानी कि 225 रुपए 3 साल का ब्याज होगा। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब ये 3 साल का जो मिश्रधन हमें दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अगर मैं 3 साल का ब्याज इस 1725 में से माइनस कर दूं तो क्या मुझे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा? तो इसमें से 225 अगर मैं माइनस करता हूं तो मैं यहां से प्यारे बच्चों निकाल लूंगा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो घटाओगे 0, 7 में से दोगे 15, तो 1500 रुपए हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना होगा? 1500 रुपए। और इस टाइप के सवाल में 2 ही सवाल एग्जामिनर पूछता है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, ये आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम केवल तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा, क्योंकि हमेशा जो ब्याज मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन पर मिलता है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अगर यहाँ पे गैप 1 साल का होता तो यहीं पे बात हम खत्म कर लेते। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट साधारण ब्याज में सेम रहता है हमेशा, वो बढ़ेगा नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो भाई 1500 रुपए है, और 1500 रुपए पर 1 साल, 1500 रुपए मूलधन आ गया। 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना है? 75 रुपए। 100 पर कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा था, तो 75×2=150, 20×5=100, तो कितना आया भाई? 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त 5%। ये हुआ आपका आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, तो सिंपल सिंपल तरीके से हमने कर लिया कि 2 साल का गैप है तो 2 साल का ब्याज मिल गया हमें। 1 साल का ब्याज 75 रुपए, तो 3 साल का ब्याज 225। 1725 में से 225 घटाओगे तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट का पता चलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट 1500 है, 1500 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 75 रुपए गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुका आपका 83। अब देखिए प्यारे बच्चों, 83 जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा परसेंटेज से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि वस्तु की कीमत 225 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गई, तो बताइए कि कीमत में प्रतिशत वृद्धि
कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 225 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई? 250 रुपए हो गई। तो कह रहा है कि कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई सिंपल, 25 निम्मा 225, 25 दाम 250, 9 से एक बढ़ी कि नहीं, यानी कि 1/9, और 1/9 मतलब 11 सही, 1/9 यानी कि 11.11% आंसर हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया। और ऐसे भी क्वेश्चन बच्चे जो है कई बार नहीं कर पाते कि इतना ही काम करना था इसमें, देख लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में कहा गया, देखिए क्वेश्चन है 84। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 625। 10 संख्याओं का औसत है 625। 25 संख्याओं का औसत 100। 25 संख्याओं का औसत है 100। तो 35 संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा? आपसे इतनी सी बात पूछ रखी है। 35 संख्याओं का औसत कितना होगा? क्योंकि 10 और 25 35 ही बनेगा 35 संख्या होगा, यानी कि सबका एवरेज पूछ रहा है ये एक साथ मिलाकर। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा डाटा को आसान कर लो भाई, इसको रेशियो बना लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो रेशियो बन चुका। अब मैं कह सकता हूँ कि दो का औसत है 625, पांच का औसत है 100, तो सब का औसत क्या होगा? सब का मतलब 5 और 2 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर दो दो का औसत 625 है तो दो का सम कितना होगा? आप कहोगे 1250 सम होगा, 1250, ये सम निकाल लिया हमने यहाँ पे, योगफल 2 गुणा 625 करके। पांच का एवरेज 100 है तो सम कितना होगा? 500 होगा। आप कहोगे यस सर। तो मुझे बताओ इन 7 संख्याओं का सम कितना बनेगा? तो 12 और 5 17, 1750। 5 संख्याओं का सम बने, सॉरी 7 संख्याओं का सम बनेगा। एवरेज हमें निकालना था 7 संख्याओं का, तो एवरेज निकाल लो, 25 7 175, यानी कि 250 इसका आंसर होगा। एवरेज प्यारे बच्चों हमने निकाल लिया, एवरेज है 250। इतना ही इस क्वेश्चन में हमें करना था। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखे तो रेशो बना लेना, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करना चाहो कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 85, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके या फिर एक बार जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं तो कराऊंगा ही, अभी के अभी 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। 30 सेकंड का, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से, है ना। करो भाई जल्दी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे, पूर्व वाहन का मतलब है सुबह 7 बजे, एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 बजे पर चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर बढ़ती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो कुछ बच्चे तो पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन को स्किप करके चले गए, हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों जब इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कराया जाता है तो तब पढ़ाया जाता है इस टाइप का चैप्टर, इस टाइप के क्वेश्चन इससे भी बढ़िया बढ़िया। तो क्या आंसर है? डी फॉर डॉग। तो भाई बच्चों ने आंसर दे दिया जो क्लास में बैठे हुए हैं, डी फॉर डॉग, यानी कि डी आंसर 9:47 है ना। तो ये आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया होगा, हालांकि कुछ बच्चों ने, अब जिनका नहीं आया तो वो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, मैं करा देता हूँ उस सवाल को। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि दो स्टेशन ए और बी, अब स्टेशन कितने हैं? दो, ए और बी। डायग्राम बना लेते हैं, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, और ये दोनों एक सीध में और 100 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो आने की डिस्टेंस कितनी है भाई? 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये वाली पूरी डिस्टेंस कितने की है? 100 किलोमीटर की। अब ये कह रहा है कि एक ट्रेन ए से चलती है सुबह 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे। किस स्पीड से चलती है भाई? आप कहोगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है बी की ओर। दूसरी ट्रेन चलती है बी से, वो सुबह 8 बजे चलती है। किस स्पीड से चलती है भाई? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, कि ए से जो ट्रेन चलती है वो सुबह 7 बजे चली, और जो ट्रेन बी से चलती है वो सुबह 8 बजे चली। इसका मतलब ये 7 बजे चली तो वो तो अभी वहां पे खड़ी थी, वो तो चली ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे तक ये वाली जो ट्रेन है वो अकेले दौड़ती रही। भाई 1 घंटे तक क्या हुई? ये वाली ट्रेन अकेले दौड़ती रही 1 घंटे तक। किस स्पीड से चली थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई होगी। तो ये 20 किलोमीटर इसका मतलब चल चुकी है ये वाली ट्रेन, जो ए से चली 20 किलोमीटर चल चुकी। अब कुल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस तो पूरी 100 थी, 100 में से 20 की डिस्टेंस कवर कर चुकी है वाली ट्रेन। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? आप कहोगे सर ये डिस्टेंस बची आपकी 80 किलोमीटर। ये डिस्टेंस बची आपकी 80 किलोमीटर। अब जो ट्रेन है वो यहाँ पे आ चुकी कि नहीं? आप कहोगे यस सर, तो यानी कि यहाँ पे 8 बज चुके होंगे, और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ही। अब ये कह रहा कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय मिली होगी? तो इधर से 20 की स्पीड से चल रही है, इधर से 25 की स्पीड से आ रही है। तो ये ज्यादा चलेगी, ये कम चलेगी। अब ना मान लिया इस पॉइंट पर मुलाकात हुई इनकी, तो ये यहां से लेके यहां तक पहुंची और ये यहां से लेके यहां तक आई। तो मैं कह सकता हूं कि जितने समय में ये वाली ट्रेन यहां से लेके यहां तक आई, क्या उतने ही समय में ये वाली ट्रेन यहां से लेके यहां तक आई? हालांकि टाइम कांस्टेंट है, हम इस तरीके से कर सकते हैं सवाल को, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं टाइम पूछ रहा, तो हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाएंगे यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर हमें बताना है कि क्या टाइम हो चुका होगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80। बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्त? 80 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है तो इस बात का मतलब होगा कि रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ेगी तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, डिफरेंस हो जाता है दोनों स्पीड में। ठीक है, जब मैं कभी पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में तब देखना किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जुड़ेगी। तो 20 और 20 40 और 5 45। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 80 किलोमीटर चलेगी, तो क्या टाइम होगा? ये टाइम ही आपको बताना है कि कितने घंटे बाद ये मुलाकात करेगी, यहां से हम निकाल लेंगे। 5 से काट दोगे 16 बार कटेगा, 5 से काट दोगे 9 बार कटेगा। तो 9 दूनी 18 तो ज्यादा हो गया। तो 9 कम 9 और 7, एक सही 7/9 घंटे बाद ये मुलाकात करेगी। एक सही 7/9 घंटे बाद, यानी कि 8 बजने के एक सही 7/9 घंटे बाद, यानी कि 8 बजने के 1 घंटे बाद 9 बजेंगे। तो 9 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहा होगा, 9 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहा होगा, 9 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहा होगा। ठीक है, अब ये 10 बज गए, यानी कि 9 बजकर समथिंग मिनट पे मिलेगी। ये आंसर नहीं होगा। 11 5 हो गया, ये भी नहीं आंसर होगा। 10 37। तो आंसर क्या बचा? डी ऑप्शन बचा। प्यारे बच्चों, में आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको मिनट में बदलते फिरोगे। 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि हमें ये बात तो पता चल चुका कि 1 घंटे एक सही 7/9 घंटे। अब 7/9 घंटे का मिनट में बदलोगे तो इसका मतलब 1 घंटा कुछ मिनट बाद मिलेगी। तो 8 बजे से 1 घंटा कुछ मिनट बाद, यानी कि 9 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा। तो आंसर आ चुका आपका 9 बजकर 47 मिनट। ये आपका आंसर है डी ऑप्शन। इतना ही करना था, बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट आराम से आप इजिली कर सकते हो। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका आपका 86। अब 86 देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से पूछा हुआ है। आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में उड़ा सकते हो सवाल को। लेकिन मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना। भाई मैं आपको कहता हूं कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। आदमी ए इस काम को किसी काम को एक्स दिन में करता है, दूसरा आदमी वाई दिन में करता है। तो कुल काम क्या रहा होगा? तो हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे कुल काम निकालने के लिए। तो कुल काम है एक्स वाई, ये हुआ हमारा टोटल वर्क। तो मैं कह सकता हूं
कि अगर ए एक्स दिन में एक्स वाई काम करेगा तो एक दिन में ए कितना करेगा, तो आप कहोगे वाई काम करेगा। अगर बी वाई दिन में एक्स वाई काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, एक्स काम करेगा। तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हुआ, आप कहोगे एक्स प्लस वाई होगा। तो दोनों मिलकर यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक्स वाई काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में खत्म करेंगे। तो ये हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह एलसीएम से ही करो क्वेश्चन को। ये आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो। सवाल में कहा गया कि एक कार्य को ए 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी को मिलकर इसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा, तो 16 गुना 26, 16 गुना 26 बटे इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12, 2 और 1 3 4 42। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, इतना टाइम लेंगे। अब कैलकुलेशन कर दो आप सीधी सीधी, 4 चौक 16, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो 21 दूनी 42, और से कटेगा नहीं है। 8 छंग 48 का 8 का हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, यानी कि 208 है ना। 8 छंग 48 का 8 का 4, 8 दूनी 16, 20 हो गया। 208 को 21 से भाग करना है। अब आप जानते हो 21 निम्मा कितना होता है, 189 होता है। 21 धाम कितना होगा, 210 होगा, तो निम्मा चलेगी। 21 निम्मा 189, अब निम्मा चलेगी तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। 11 है यहाँ पे, ये आंसर नहीं होगा। 7 है यहाँ पे, ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ निम्मा है तो आंसर प्यारे बच्चों यही होगा। तो 9 सही, 19 बटा 21 हमारा आंसर है। बाकी तो हमें ऑप्शन बता देता है कि कौन सा आंसर बनेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? जरूरी नहीं होगी कि आप जो है हर बार हर सही तरीके से ही कैलकुलेशन करोगे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका आपका 87, और 87 दोस्त ये आपका 2D से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो मैंने आपको पिछले वाला सेट कराया था तब भी मैंने आपको कहा था कहा था कि 1 से 2 क्वेश्चन 2D 3D से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कह रहे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 8 10 हो। तो सेकंड्स में आप सवाल कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको करना क्या है, 8 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, इनका आधा कर दो, कितना आ गया 24। ये आ गया भाई तुम्हारा बी ऑप्शन। अब तुम कहोगे सर इतना कैसे किया, तो भाई मैं आपको बताता हूं। आपने पढ़ा होगा एक पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगी, जिसमें एक आधार होगा, एक कर्ण होगा और एक जो है लंब होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस होगा। तो सबसे छोटा ट्रिपलेट जो होता है वो 3 4 5 होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा जो कि समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 6 8 10 भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। बात समझ में आई? इसी प्रकार 3 4 5 फिर 6 8 10, सानू एक बार देखिए, 6 8 10 बैठ दो, 3 4 5 6 8 10, उसके बाद आया प्यारे बच्चों 5 12 13, उसके बाद आपका है 7 24 25, उसके बाद आपका है 8 15 17, ठीक है, उसके बाद आपका है 9 40 41। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, तो मिनिमम हमें 10 12 ही याद करने हैं। खैर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो 2 4 से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता था कि ये 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसका डबल है, यानी कि कुल मिला के ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। और एरिया का फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है किसी भी त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है दोस्त, यहाँ पे 1/2 बेस है, यहाँ पे 8 और हाइट है 6, 8 छंग 48/2, तो कितना हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा आ गया डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, आप सेकंड्स में जो है सवाल का आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 88 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है।
तो सबसे बड़े अनुपात की बात यहाँ पे हो रही है कि सबसे लार्जेस्ट रेशो कौन सा होगा। तो जैसा कि प्यारे बच्चों मैं कई बार बताता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी कई बार मैंने बताया भी है कि हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं वो मेनली दो टाइप के हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि पीएफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न और उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, और ये होती है इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वो जो एक से छोटी हो, और अनुचित भिन्न वो जो एक से बड़ी हो। क्लियर है बात। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। जो एक से छोटी होती है उसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और जो एक से बड़ी होती है उसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है। अब यहाँ पे हमें यही देखना है जिस भी फ्रैक्शन का, जिस भी रेशियो का अंश, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 7/10, इसको इसको मैं 7/10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 6/5 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/5 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक से छोटी है, 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, यहाँ पे भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, 4 को भाग करोगे 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग देगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये अनुचित भिन्न है, और हमेशा अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही उचित भिन्न से यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। तो ये हमारी अनुचित भिन्न है, ये हमारी तीनों उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तीनों, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। क्लियर है बात यहां तक। और वैसे भी आप देख सकते हो ये 1 पॉइंट समथिंग कटेगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0.7, 1.2, और इसको काट दोगे आप यहाँ पे 0.6, है ना, इस तरीके से। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। एक फुटबॉल में 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर हवा भरी जा सकती है, इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। ये आपसे मेरे बच्चों पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में त्रिज्या क्या होगी। देखिए 36 पाई ये घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हवा जो है ना आयतन घेरती है, ठीक है ना। अब बात को समझना, कह रहा कि एक फुटबॉल 36 पाई, फुटबॉल की जो आकृति है वो एक गोले की तरह की है, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये अगर रेडियस आर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, और ये आयतन कितना घेर रही है 36 पाई, इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 36 पाई के बराबर, और रेडियस आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट पाई से पाई कटेगा, 4 नम 36 हो गया, है ना, और 3 नम 27, यानी कि आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 27, आर की वैल्यू कितनी होगी दोस्त 3 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्लियर है। तो क्वेश्चन बड़े आसान जो है पूछे हुए थे पेपर में, नोट करो जल्दी से इसको। हो चुका होगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका लास्ट भी है, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, यानी कि इसी के साथ ये 15 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे ये समाप्त होते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, हालांकि क्वेश्चन बड़े आसान है, आपने कर भी लिए होंगे। ठीक है ना, मैं जो है ये बात जानता हूं कि आप होशियार बच्चे में से होशियार बच्चे हो, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो संख्याओं का लैसा क्या होगा। आप मुझे एक बात बताना, सबसे पहले आप मुझे बताओ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स का मतलब वो होते हैं कि जो नंबर, जो दो या दो से अधिक नंबर जिनके बीच कुछ भी कॉमन न हो सिवाय एक को छोड़कर, यानी कि एक के अलावा जो किसी और से ना घटते हो। जैसे मैं यहाँ पे 16 लिख दूं, 25 लिख दूं, तो मुझे बताओ इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, एचसीएफ, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो दोनों को काट दे। तो आप कहोगे सर एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट सकता हो। भाई इंडिविजुअल 16 को तो काटने वाला 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है। 25 को काटने वाला 1 भी है, 5 भी है और 25 खुद भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को काटने वाला, दोनों को एक साथ है ना काटने वाला कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो एक होगा। यानी कि जिन संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है, या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम कोप्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या बोलते हैं।
अगर मैं इन दोनों नंबर के एलसीएम की बात करूं प्यारे बच्चों, तो हमेशा इनका एलसीएम 16 गुना 25 ही होगा, इन्हीं का प्रोडक्ट होगा। यानी कि जिनका एचसीएफ 1 हो या जो को प्राइम नंबर्स हो, उनका एलसीएम हमेशा उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आई यहां तक? अब यहां पे भी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 306 है, यानी कि 16 और 25 है, अगर इनका गुणनफल जो भी है वो ये है ना, तो संख्याओं का लैसा क्या होगा? तो अगर ये अपने आप में सहभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनफल 306 है, तो एलसीएम भी 306 ही होगा। एलसीएम भी कितना होगा? 306 ही होगा, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 306 है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो समझदार बालक होगा उसने इसको 1-2 सेकंड में ही निपटा दिया होगा क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ प्यारे बच्चों इस क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो 20 नवंबर वाला जो सेट था उसकी रीजनिंग और गणित हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। और आपने देखा होगा किस तरीके से हमें करना है, क्या अप्रोच हो सकती है, बेस्ट अप्रोच क्या होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे फिर से दिल्ली पुलिस की एक नए प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, और इस बार आपका सिलेक्शन 101% होगा ही होगा, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो। ठीक है, और जो दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन होगा वो मैथ और रीजनिंग में अगर आप पूरे में से पूरे का स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बस थोड़ी सी मेहनत आपको फिर जीएस में करनी है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।